राधे राधे। फिल्मों से सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। जिंदगी जीने के लिए हम उसूल तो बना देते हैं, लेकिन हालात जब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई हो तब हम क्या करें? हमारा उसूल का क्या? वही मूवी बताती है इक्का। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शौर्य और सोमा खुल के एक दूसरे से बात कर रहे थे। सोमा और शौर्य एक साथ जाते हैं और गाड़ी हमें दिखाई देती है। गाड़ी एक जगह पर रुकती है तो वहाँ पे पास में खड़े हुए चाचा वहाँ पे चाय देने के इरादे से जाते हैं, लेकिन गाड़ी में से अचानक सोमा की लाश गिरती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि अवंतिका अपनी बेटी समायरा के स्विमिंग कंपटीशन को देखने के लिए वहाँ पे आई थी, लेकिन स्विमिंग कंपटीशन के दौरान समायरा के नाक में से अचानक से खून निकलने लगता है। वहीं हम अर्जुन को देखते हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल लॉयर है और लोग भी उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ता है। वो आज तक एक भी केस नहीं हारा था, इसीलिए उसे इक्का कहते थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि समायरा को घर ले जा सकते हैं, लेकिन उसके माता पिता का ब्लड सैंपल देना होगा ताकि वो एक टेस्ट करके श्योर हो जाए। शौर्य के पिता एक बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन थे और इलेक्शन भी आने वाले थे। सोमा आखिरी बार शौर्य के साथ थी, इसीलिए शौर्य के पिता शौर्य को बचाने के लिए अर्जुन से कहते हैं कि वो उसका केस लड़े। अर्जुन अच्छी तरह से अपनी इमेज को लेके उसके पापा उसे बचाने का ट्राई कर रहे हैं, वो जानता था। वो शौर्य को भी पहले से जानता था, तो इस केस को लड़ने से मना कर देता है। शौर्य के पापा अर्जुन को मनाते हुए कहते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम ये केस लड़ने के लिए हाँ कह दो। अर्जुन जाते जाते कहता है कि मेरे कल पे हम जानते हैं कि शौर्य अर्जुन के नीचे काम करता था और अर्जुन ने शौर्य का लाइसेंस बैन करवा दिया था। सोमा की तरफ से ये केस एक वकील लड़ने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है, तो सोमा की तरफ से मधु अब लड़ने वाली थी। वहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि समायरा को एडवांस स्टेज पे कैंसर है। उसके दोनों माता पिता का बोन मैरो उससे मैच नहीं हो रहा। पेरेंट्स में से किसी एक का बोन मैरो मैच हो जाना चाहिए। वहीं पे पता चलता है कि समायरा शौर्य और अवंतिका की बेटी है और अब अर्जुन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए शौर्य के बोन मैरो को बदले उसका केस लड़ने के लिए हाँ कह देता है। शौर्य ब्लड सैंपल के लिए आता है और उसका बोन मैरो मैच हो जाता है। सोमा को आखिरी बार शौर्य के साथ देखा गया था, इसीलिए शौर्य को अरेस्ट कर दिया जाता है। अर्जुन और मधु केस की छानबीन करने लग जाते हैं। पुलिस के सामने शौर्य की पत्नी गौरी ये बयान देती है कि शौर्य उस दिन रात को 1 बजे घर आ चुके थे। 1 बजे ही हादसा हुआ था। आरोपी की पत्नी का बयान कोर्ट में नहीं चल सकता। वहाँ पे पता चलता है कि शौर्य ने उस दिन गाड़ी को क्लीन करवा दिया था, लेकिन सोमा की बॉडी पर शौर्य के स्किन सैंपल मिले थे। मधु ये जानकर हैरान हो जाती है कि शौर्य के खिलाफ इतने एविडेंस होने के बावजूद अर्जुन इसका केस क्यों लड़ रहे हैं। अर्जुन तहकीकात में सिर्फ तस्वीरों से सोमा का कैरेक्टर को जज नहीं करना चाहते थे और कोर्ट में वो सबसे पहले शौर्य से पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। उसने अपनी मन की बात सोमा के आगे बताई। सोमा ने उसे जज नहीं किया, इसीलिए वो डिनर के लिए साथ में गए। गाड़ी में जब शौर्य इंटीमेट होने जा रहा था तो सोमा ने उसे मना करके धक्का मार दिया और अटैक करने लगी। दरवाज़ा खोल के चली गई। शौर्य भी उसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन वो डर गया और बाहर नहीं निकला। उसके बाद उसे पता नहीं कि सोमा की ये हालत कैसे हुई। उसकी गाड़ी हर महीने क्लीनिंग के लिए वैसे भी जाती ही है। मधु के पास भी कोई सबूत नहीं था कि वो साबित कर सके कि 1 बजे शौर्य अपने घर पे नहीं बल्कि गाड़ी में सोमा के साथ था। जज 2 दिन बाद की तारीख देते हैं। मधु फिर कोर्ट में वो चाचा को लेके आती है जिसने वो लाश देखी थी, लेकिन अर्जुन उन्हें ब्लैक कलर की बहुत सी गाड़ियाँ दिखाता है। मतलब ऐसी महंगी ब्लैक कलर की गाड़ियाँ तो किसी के भी पास हो सकती है। ब्लैक कलर की मर्सिडीज तो जज के भी पास थी। पुलिस ने भी सिर्फ एक ही फोटो शौर्य का दिखाकर ही उसे कंफर्म किया कि यही आदमी है ना। अर्जुन उस चाचा से पूछता है कि तुम सोमा को कैसे जानते हो। वो सोमा के घर के बाहर साइकिल पार्क किया करता था, लेकिन पुलिस केस होगा इस वजह से वो डर के भाग गया। ना गाड़ी की पहचान, शौर्य की सिर्फ एक ही फोटो से आइडेंटिफाई करना और सोमा की मदद भी ना करना, इसे जज वकील मधु की गलती बता रहे हैं कि ऐसे कैसे विटनेस आपने पेश किया है। मधु के पास कहने के लिए इतना ही था कि पुलिस के सामने उस आदमी ने कुछ और ही बताया था, लेकिन आखिर में मधु को एक अच्छा सुराग का आइडिया मिल जाता है। पर वहाँ रात में अवंतिका अर्जुन को सोमा का फ़ोन देती है और कहती है कि इससे तुम्हें मदद होगी और ये तो एक सच ही है ना, इससे कहने में क्या हर्ज। उस फ़ोन में सोमा के बॉयफ्रेंड के साथ की हुई गुस्से वाली चैट थी, जहाँ वो सोमा को धमकी दे रहा था। कोर्ट में जाने से पहले सोमा की माँ आती है और अर्जुन को समझाती है अभिमन्यु का इस केस से क्या लेना देना, वो तो सोमा को इतनी अच्छी तरीके से जानता भी नहीं है और सोमा ने बहुत अच्छे नंबर से सीए पास किया हुआ है, वो बहुत अच्छी है। ये दृश्य हमें अर्जुन मेहरा की बेबसी बताता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जल्दबाजी में वो किस हद तक जाने वाला था। और कोर्ट में वही होता है,
अर्जुन अभिमन्यु की वो चैट दिखाता है और साबित करता है कि अभिमन्यु इतने गुस्से में था कि उसने कहा था कि वो सोमा की जान ले लेगा। इसीलिए सोमा डर के कारण उस दिन शौर्य के साथ गई। अर्जुन ने कोर्ट में आने से पहले ही अभिमन्यु को वार्न किया था कि तुम सोमा के बारे में सोच समझ के बोलना, लेकिन अपने ऊपर आरोप आता देख अभिमन्यु सोमा के बारे में बहुत बुरा बोलता है। अर्जुन को भी बहुत पछतावा हुआ कि उसने एक माँ की परवरिश की बेइज्जती की, माँ की परवरिश पर उंगली उठने दी। वो अवंतिका के सामने आके कहता है कि काश उसने वो मोबाइल दिया ही ना होता, और अगर वो अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो सोमा भी किसी की बेटी ही थी ना। मधु भी पुलिस अधिकारी गोखले की मदद से दूसरे दिन कोर्ट में एक बहुत ही अच्छा सुराग पेश करने वाली थी। कोर्ट फॉरेंसिक ऑफिसर आते हैं और वो कहते हैं कि शौर्य की गाड़ी की होल में किसी इंसान का खून मिला है। गाड़ी की होल में खून तभी होगा जब गाड़ी की में यानी कि चाबी में खून होगा। शौर्य ने गाड़ी भले ही केमिकली क्लीन करवाई थी, लेकिन गाड़ी की होल में चाबी की जगह पर उन सभी का ध्यान कैसे जाएगा साफ करने के लिए। वो कहते हैं कि वो खून घायल हुई सोमा मित्तल का है। फिर मधु यह भी कहती है कि अभिमन्यु तो उस रात वर्ली से दूर वाशी में 12 बजे पेट्रोल पंप के कैमरे में कैप्चर हुआ है। अर्जुन के पास गाड़ी में की होल में खून कैसे आया इसका कोई जवाब नहीं था, तो वो रिसेस मांग लेता है और अर्जुन सीधे वहाँ से जेल में शौर्य के पास जाता है और उसे चिल्लाते पूछता है कि क्या उसने सोमा को मारा है। शौर्य यही कहता है कि वो जब अटैक कर रही थी तब शौर्य के हाथ में गाड़ी की चाबी थी, शायद इसी वजह से सोमा का खून गाड़ी की चाबी पर आ गया। और फिर धमका के कहता है कि जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को बोन मैरो नहीं दूंगा, तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अर्जुन को एहसास होता है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे शौर्य का केस लड़ना ही पड़ेगा और वहाँ अर्जुन की बेटी समायरा को हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। स्क्रीन पे पता चलता है कि किसी की जान अब नहीं रही और वो होती है घायल हुई सोमा मित्तल अब नहीं रही। अर्जुन की बेटी समायरा का तो इलाज हो जाता है। अब अर्जुन को पता चलता है कि शौर्य पर सोमा मित्तल को मर्डर अटेम्प्ट का नहीं बल्कि मर्डर का चार्ज लगेगा। तब अर्जुन की बेबसी देखकर अवंतिका शौर्य के पास जाती है और कहती है कि अगर अर्जुन ने इस वक्त तुम्हारा केस छोड़ दिया तो अर्जुन की इमेज इतनी अच्छी है कि सभी को यही लगेगा तुमने ही सोमा को मारा था। अर्जुन भी चाहता है कि वो कैसे भी करके 2 हफ्ते में ये केस को सॉल्व कर दे। शौर्य के पिता पॉलिटिक्स में थे और इलेक्शंस नज़दीक आ रहे थे, तो वो भी कैसे भी करके अपने बेटे को बचाना चाह रहे थे। शौर्य अर्जुन से कहता है कि इसी वजह से मुझे अपना लीगल करियर भी पसंद था, लेकिन उसकी बुरी सोच की वजह से ही अर्जुन ने उसका लाइसेंस बैन करवा दिया था। उस सिचुएशन को महसूस कराते हुए एक सीन बहुत ही अच्छा है कि अर्जुन की बेटी समायरा भी अपनी मम्मी से कहती है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अवंतिका भी कहती है कि मैं बहुत ही डरी हुई हूँ, लेकिन बेटी बाद में हिम्मत दिखा के कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मम्मी आप चिंता मत करो। अर्जुन अब कोर्ट में इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस फॉरेंसिक लैब ऑफिसर को लाता है और पूछता है कि क्या सिर्फ गाड़ी के की होल में लगे हुए खून से शौर्य को सज़ा दी जा सकती है। वो ऑफिसर भी कहते हैं कि वो खून बहुत ही कम था और उसमें मिलावट हो सकती है और उसके मुकाबले में तो कोई क्रिमिनल को भी सज़ा नहीं दी जा सकती। मधु अब अपनी पूरी टीम को कहती है कि सारे गवाहों को आप फिर से पूछताछ करो, जो भी हो सके करो, लेकिन मुझे अब सबूत चाहिए ही चाहिए। फिर से पूरी जांच शुरू होती है और सारे सबूतों और गवाहों को फिर से पूछताछ की जाती है। वहाँ पे उन्हें एक गवाह मिल जाता है, सुधाकर पिल्लई। वो कोर्ट में बताता है कि जिस दिन वो हादसा हुआ उसके पीछे की बिल्डिंग में ही वो 3rd फ्लोर पर रहता है और उसने खिड़की से उस दिन शौर्य को टेंशन में किसी को फ़ोन करते हुए देखा था। अगले दिन वो 4 बजे ट्रेन से शहर से बाहर जाने वाला था, इसलिए उसने उस वक्त अपने पापा को भी मैसेज किया। वो मैसेज के टाइमिंग से कंफर्म हो जाता है कि रात को 1 बजे शौर्य वहाँ पे वर्ली में ही था जहाँ पे हादसा हुआ। 1 बजे वो अपने घर पे कैसे हो सकता है? तो वो शौर्य से पूछता है कि सच बताओ उस दिन क्या हुआ था। शौर्य का यहाँ पे एक डायलॉग, मैं गलती कर सकता हूँ गुनाह नहीं, यही हमें गुमराह करता है कि शायद शौर्य बेकसूर है। शौर्य कहता है कि नहीं, उस दिन सोमा ने उसे रिजेक्ट किया। वो फ्रस्ट्रेट होकर घर पे गया, उसकी पत्नी ने कुछ चिल्लाया तो वो उसे शांत करा के फिर वो सो गया। अब शौर्य की पत्नी से पूछताछ करता है कि कोई भी सबूत मिले जिसे पता चले कि उस वक्त शौर्य घर पे था, उन्होंने शायद फूड ऑर्डर किया हो या कुछ भी। यहाँ पे शौर्य की पत्नी गौरी कहती है कि उस वक्त शौर्य ने उसे मारा पीटा था। इस बार तो उसने पुलिस को भी फ़ोन लगाया था, लेकिन तुरंत ही कट कर दिया था और कहा था कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अर्जुन को मानो इस बात से कुछ पता चला हो। वहाँ हम देखते हैं कि मधु और उसका पति एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं और उन्होंने महंगी डिश ऑर्डर की है। दरअसल मधु के पति को शौर्य के पिता ने जॉब ऑफर की थी और वो जॉब उसे कोविड के बाद बहुत टाइम के बाद मिली थी, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे भी मधु को कोर्ट की कमाई से इतने पैसे मिल नहीं रहे थे,
लेकिन मधु भी समझ जाती है और उसके पति को समझाती है कि अगर शौर्य के पिता को इस तरह दबाव डाल के मुझे ये केस से निकलवाना पड़ रहा है, मतलब ज़रूर शौर्य ने गुनाह किया है। और वो वहाँ से जा ही रही थी, तब अचानक से अर्जुन वहाँ पे सामने आ जाता है और कॉफ़ी के लिए पूछता है। लेकिन रेस्टोरेंट में अर्जुन के फैंस, वो कपल आ चुके थे और वो उसे सेल्फी मांगने के लिए कह रहे थे। अर्जुन वहाँ पे जाता है तो मधु अर्जुन के फ़ोन में देखती है कि अर्जुन के फ़ोन में मैसेज आया है कि गौरी, शौर्य की पत्नी, अब वो उसकी हेल्प नहीं करेगी। यह देख के मधु गौरी को दूसरे दिन कोर्ट में पूछताछ करती है और पता चलता है कि शौर्य उस दिन 1 बजे नहीं 4 बजे घर पे आया था। एक पावरफुल घर की वो बहू थी, इस वजह से उसने घबराकर झूठ कहा था कि शौर्य 1 बजे आ गया था घर पे। सोमा के लिए एक औरत की नज़रिए से देखती है और सच बोल दिया उसने। फिर अर्जुन भी वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और पता चलता है कि गौरी ने जब शौर्य उसे पीट रहा था तो मदद मांगने के लिए पुलिस को फ़ोन किया था और वो रात के 1 बजे का था, यानी कि शौर्य रात को 1 बजे घर पे आ गया था। मधु के पूछने पर गौरी बताती है कि मुझे ये इंसान इतना मारता पीटता था कि मैं उसे सज़ा दिलवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने झूठ कहा कि शौर्य रात को 4 बजे घर पे आया। कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहती थी। अर्जुन कहता है कि आपने झूठ कहा, इसके बदले में शौर्य आप पे केस भी कर सकता है। जज भी रिकॉर्डिंग सुन के अपना फैसला सुना देते हैं कि अगर गौरी चाहे तो शौर्य के खिलाफ वो केस दाखिल कर सकती है उसके मारने पीटने के बदले में। लेकिन वो सोमा का कातिल नहीं है और उसे छोड़ दिया जाता है। बाहर आके शौर्य भी अपनी पत्नी गौरी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने जो किया, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ये सिर्फ अपनी इमेज सुधारने के लिए कहता है। कोर्ट के फैसले के बाद अर्जुन और मधु दोनों ही दुखी थे, क्योंकि मधु को लगता था हर वक्त सच्चाई के साथ लड़ने वाला अर्जुन इस बार शौर्य के साथ कैसे हो गया। अर्जुन ने ही प्लान किया था कि मधु उसके फ़ोन में आए हुए मैसेज देखे और गौरी को पूछताछ करे और फिर गौरी की ही रिकॉर्डिंग से साबित हो जाए कि शौर्य उस दिन घर पे ही था। अर्जुन भी बेबस था कि उसने अपनी बेटी के लिए सच्चाई के तौर पर यह केस नहीं लड़ा। लेकिन फिर शौर्य अर्जुन को एक बार में बुलाता है। यहाँ सब राज खुलते हैं कि शौर्य बताता है कि मैंने ही तुम्हें अपनी बीवी के बारे में बताया, जिसकी मदद से रिकॉर्डिंग मिली और मैं आज़ाद हो गया। लेकिन अर्जुन कहता है कि उसे पता है कि शौर्य ने कैसे सोमा का खून किया। वो सब कुछ बताते हुए कहता है कि शौर्य ने उस रात सोमा पर ज़बरदस्ती की और उसी हड़बड़ी में शौर्य की चाबी से सोमा का खून हो गया। फिर उसे एक गवाह चाहिए था कि 12 बजे वो अपने घर पे था। उसका फ़ोन वो क्लब में भूल गया था, तो उसने रास्ते पे सोए पड़े आदमी को पैसे देकर उसका फ़ोन लिया और गौरी को पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहा कि शौर्य उसे मार रहा है। लेकिन अर्जुन को पता चल जाता है कि वो उसका बॉडीगार्ड चतुर है, क्योंकि जेल में जब चतुर शौर्य को खाना देने के लिए आया था तो वो गौरी भाभी के बदले गोरी भाभी बोल रहा था और उसी तरह से उसने रिकॉर्डिंग में भी गौरी की जगह गोरी बोला था। सुधाकर पिल्लई वहाँ पे उसने गवाही दी, तब शौर्य ने उस दिन वो बूढ़े आदमी को भी मरवा देना चाहा, जिससे उसने पैसे और फ़ोन लिए थे, क्योंकि वो अच्छे से शौर्य को पहचानता था। उसके कपड़ों पर खून देखा होगा और उसकी शायद बातें भी सुन ली होगी। इसलिए अर्जुन ने चतुर का फ़ोन ट्रैक करवाया और उस आदमी को ढूंढ निकाला। दरअसल उस आदमी पे जब चतुर ने हमला किया तो वो मरा नहीं था, जिंदा था। पुलिस उसका बयान ले लेती है, लेकिन आखिर में शौर्य कहता है कि मैं गलती कर सकता हूँ, गुनाह नहीं। इसका मतलब है कि शौर्य को पता था कि अर्जुन कभी भी उसके खिलाफ केस नहीं दर्ज करवाएगा। वो अपनी बेटी के लिए किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगा। तब अर्जुन कहता है कि मैं तुझ पे केस नहीं करूँगा, तुझ पे केस मधु करेगी। वहीं पे शौर्य को हथकड़ी लगती है और ये मूवी यहीं पर पूरी होती है। इस मूवी का रिव्यू दो तो कास्ट इतनी तगड़ी पसंद की है कि धुरंधर में रहमान डकैत की एक्टिंग देख के, यानी कि अक्षय खन्ना के डायलॉग सुनने की फिर से इच्छा होती ही है। और उसके ऊपर शुरुआत से थोड़ा पता तो चलता ही है कि अर्जुन सच्चाई का ही साथ देगा, लेकिन वो किस तरह देगा वही इस चीज़ को मज़ेदार बनाता है। लेकिन एंडिंग में आपको लग सकता है कि बहुत जल्दी ही सब कुछ हो गया, जैसे कि सुधाकर ने ऑलरेडी देख लिया था कि वो शौर्य ही है। उसकी गवाही का क्या, मधु भी चाहे तो वो रिकॉर्डिंग को भी दोबारा सुन सकती थी और कुछ समय मांग सकती थी। अक्षय खन्ना की इस फिल्म में कुछ जगहों पे आपको ये लगेगा वो धुरंधर मूवी के सीन के जैसे एक्सप्रेशन देने का ट्राई कर रहे हैं, बाकी कुछ जगहों पे उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी ही थी। ये मूवी हमें इस उलझन को समझाती है कि अगर आप एक तरफ कुआं हो और एक तरफ खाई हो तो कैसे भी करके आपको बचना भी है और सामने सच का भी साथ भी देना ही है। मूवी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट पार्ट इस मूवी का कौन सा था। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।